ओपन कर दिया, एच एच कैंसिल हुआ है। ये अगर मिस्टर मैं इसको आसान बनाऊंगा। वंस आई विल मेक इट इजी, वंस आई विल मेक इट इजी, देन फॉर दैट इट मींस फॉर दैट आपको कुछ तो याद रखना पड़ेगा और कुछ अजम्पशन लेनी पड़ेगी। जब कुछ जुगाड़ लगता है तो जुगाड़ में बहुत सारे अजम्पशन होती है। इफ इट इज अ जुगाड़ देन देयर इज लॉट ऑफ अजम्पशन बिहाइंड दिस। क्या अजम्पशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनना, मेरे पास सॉइल सैंपल यही है, यही सॉइल सैंपल है, दिस इज ओनली द सॉइल सैंपल, दिस इज ग्राउंड लेवल, हियर इट इज द वाटर टेबल इटसेल्फ, ये ऊपर 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 पानी है, एंड दिस इज द सॉइल सॉलिड सैचुरेटेड। ये मैं हमेशा कैपिटल एच बोलूंगा, ये मैं हमेशा H1 बोलूंगा, और बीच में कहीं पे भी कोई पॉइंट होगा उसको मैं हमेशा Z बोलूंगा। तो ये डायग्राम दिमाग में ना बिठा लो, दैट वाटर हाइट अबव द ग्राउंड लेवल इज H1, द हाइट ऑफ सॉइल इज कैपिटल H, एंड एनी कंसर्न्ड पॉइंट इन सॉइल इज एट Z फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ये दिमाग में बिठा लो। अब इसमें मैं शॉर्ट कर देता हूं, इसको शॉर्ट कर देता हूं। अगर ये डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, अगर ये डाउनवर्ड सीपेज है, तो आपको इफेक्टिव स्ट्रेस लिखनी है गामा डैश जेड प्लस आई जेड गामा डब्ल्यू, और अगर ये अपवर्ड है तो गामा डैश को लिखना आपको गामा डैश जेड माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू। प्रेशर हेड को लिखना है H1 प्लस H माइनस आई जेड, और यहां प्रेशर हेड को लिखना है H1 प्लस H प्लस आई जेड। बस इतना भी अगर आप याद रख लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। इतना भी अगर आपने याद रख लिया देन ऑल्सो योर वर्क विल बी डन। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना याद रखने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, यू विल नॉट बी एबल, यू आर नॉट अलाउड टू रिमेंबर दिस मच, बट स्टिल इफ समबडी वांट टू रिमेंबर दे कैन रिमेंबर। जैसे, लेकिन इसमें अजम्पशन क्या है? अजम्पशन है कि डेटम यही है, अजम्पशन इज दिस इज द डेटम। अब कैसे? देखो, डेटम हेड तो दिखाना बहुत ही आसान है। डेटम हेड इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट। प्रेशर हेड का मैंने फॉर्मूला रटवा दिया, डेटम हेड प्रेशर हेड जैसे आ गया टोटल हेड आ गया, टोटल हेड में डिफरेंस हेड लॉस आ गया, बस। तो डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली यू कैन डू दिस। चलो सवाल नंबर 1, सवाल कैलकुलेट।
this much, but still if somebody want to remember, say तो सवाल नंबर एक, सवाल नंबर एक, this is the question, check this. Let us say here it is 8 meters, here it is 5 meters, here it is 3 meters, here it is 0 meter, and our concerned point is here 2 meter below the ground. This is only the datum. Calculate pressure head, datum head, total head loss at A. ये सवाल आता है सिमरन इज आस्किंग कि सर आ गया समझ, लेकिन सवाल कैसा आएगा, तो ये सवाल आता है. -5, that is 3 meter. Total head loss I'm facing is 3 meter. High head यहाँ है, low head यहाँ है, इसका मतलब water is flowing in the upward direction. ठीक है, upward direction. अरे सुनो ना यार, बताओ ना, A का datum head कितना है? A का datum head है, यहाँ से कितना ऊपर है? 1 मीटर. यहाँ से कितना ऊपर है? 1 मीटर. A का datum head 1 आ गया. देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, आपको कोई अरे फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है यार, कुछ होता ही नहीं है, डेरिवेशन कुछ होता ही नहीं. आप देखो तो सही, द डेटम हेड इज 1 मीटर बिकॉज योर ए पॉइंट इज बिलो दिस डेटम 1 मीटर अबव. क्लियर? नाउ टेल मी व्हाट इज द हेड लॉस एट ए. तो टू फाइंड द हेड लॉस आप टोटल हेड लॉस निकाल लो. टोटल हेड लॉस इज 3 मीटर. इफ यू ट्रेवल बाय दिस कंप्लीट, बिकॉज टोटल हेड लॉस कब आएगा? जब आप पूरी सॉइल में से ट्रेवल कर जाएंगे. इट मींस इफ यू ट्रेवल, राइट हियर, ट्रेवल एंड हेड लॉस. इफ यू ट्रेवल बाय 3 मीटर देन हेड लॉस आल्सो 3 मीटर. If you travel by 3 meter. If I travel by 1 meter, then head loss will also be 1 meter. Head loss is what? 3 by 3. That is 1 meter. अगर आप only 1 ही मीटर ट्रेवल करोगे, if you travel by 1 meter, it means head loss is what? 1 meter. It means head loss is 1 meter over A point. ये तो 1 ही मीटर हुआ. इसका मतलब यहाँ अगर हेड लॉस ही 1 है, तो इसका मतलब टोटल हेड एट ए कितना बच गया? आपने 8 से शुरू किया था. You started with 8. 1 you lost. It means 7 meter is left. Now, what is the pressure head? Pressure head is total head minus datum head. Total head is 7, datum head is 1. 6 meter. 6 meter is the pressure head. Having 7, it means head loss कितना हो गया? 8 minus 7, 1 meter. तो ये डायरेक्ट हो गया. फॉर्मूला किससे? With the formula, it is directly can be done. The high head, here the low head. The water is flowing like this. चलो water ऐसे flow कर रहा है. Datum head at A, simply 4 meter is visible, directly visible है, 4 मीटर है. Head loss at A, कितना head loss आता है देखते हैं. तो ये बताओ ना यार, टोटल हेड लॉस कितना है? सर टोटल हेड लॉस है इस पानी के लेवल से इस पानी के लेवल का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेवल ऑफ वाटर. सो बताओ कितना लेवल डिफरेंस है? दिस फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 10 मीटर, फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 4 मीटर. इट मींस इट इज 6 मीटर डिस्टेंस. अगर आप ऐसा समझ लो, आउट ऑफ दिस इट इज 4, सो दिस इज लेफ्ट इज 4, सो 4 + 2 6 मीटर. टोटल हेड लॉस आ रहा है 6 मीटर. कितनी लेंथ में? 8 मीटर में. इट मींस आई विल बी 6/8. अरे 6 मीटर हेड लॉस आ रहा है 8 मीटर में. आई नीड टू ट्रेवल फॉर 4 मीटर ओनली.
Hence, in 4 meter, what will be the head loss? In 4 meter, what will be the head loss? 6 by 8 into 4. 3 meter is the head loss. It means 3 meter is the head loss. अरे total head कितना था? What was the total head? You can see 8 plus 2. This is the maximum head of the water available. 8 plus 2 was the maximum head of the water level. Maximum head of the water level available. Out of that 3 you lost. It means 7 meter you are left with. ये टोटल हेड आ गया. तो प्रेशर हेड कितना बच गया? प्रेशर हेड इज टोटल हेड माइनस डेटम हेड. 7 minus 4. 3 meter is the pressure head. 3 meter is the pressure head. वेरी गुड नेहा. नेहा, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपने आंसर नहीं किया. क्वेश्चन आपका इस फ्लो में तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा ना. बिल्कुल सही बात है. इफेक्टिव स्ट्रेस रख दो. व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस? पानी की हाइट, सैचुरेटेड सॉइल. वाटर हाइट इज गामा W into 2 and saturated soil is up to 4 minus pore water pressure. What is the pore water pressure? Gamma W into pressure head. Gamma W into pressure head. Gamma W into पानी की height is the तो 10 into 2. 10 into 2. This is 21 into 4 minus 10 into pressure head is 3. तो ये देखो 20 plus कितना आ गया? 20 plus 84. 20 plus 84 minus 30. 74. अगर आपने 9.81 से किया तो अकॉर्डिंगली द आंसर विल कम 74 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Vyom Mishra, your answer is completely correct. Pressure head in case of downward flow. In case of downward flow is H1 plus H minus Iz. What is H1? Height of the water above the soil. H1 plus Z minus Iz. H1 plus Z minus Iz. What is the क्या कहेंगे इसको? Height of the water above the soil. 2 meter is the height of water. 2 meter height of water. What is the Z value? This Z value is 4 meter. This Z value is 4 meter. What is I? I is 6 by 8. 6 by 8. Z is how much? Z is what? This 4 meter. So this is the 4 meter. Now you can check this. 6 minus 3. 6 minus 3. 3 meter आ गया. Pressure head आ गया. Datum head directly by the picture you can see. Directly by the picture you can see datum head is 4 meter. It means total head is going to be 7 meter. Total head is going to be 7 meter. Then what will be the head loss? What will be the head loss? Total head present in this entire diagram is 8 meter water here, 2 meter water here. 10 meter was there. Out of 7 is there. It means 3 meter is the head loss. 3 meter is the head loss. To formula lover people, sigma dash is equal to gamma dash z. It is increasing. I z gamma w. So sigma dash z कितना होगा? Sigma dash होगा this gamma dash कितना होगा? 21 minus 10 into z value कितना है? 4 meter. Z value कितना है? 4 meter. I value कितना है? 6 by 8. Z कितना है? 4 and this is 10. If you solve you will find the same 74. This is 11 into 4 44 and this is 30. 44 plus 30 74. So formula and concept both are done. Here in the entire diagram, what is the maximum height? 8. Out of that 2.67 is lost. Out of that 2.67 is lost. So what is the left? 5.34 meter is left. Then what is the pressure head at A? Pressure head at A. Pressure head will be total head minus datum head. 1.34 meter only is the pressure head. This is only the pressure head.
Now tell me what is the effective stress? Total stress minus pore water pressure. What is the total stress up to A? This water and this saturated soil. This is the water of 2 meters. So I can say gamma W into 2 plus gamma saturated into again 2, because this strength is, this distance is also 2. Now minus pore water pressure. What is the pore water pressure? What is the pore water pressure? Gamma W into pressure head. What is the pressure head? 1.34. What is the pressure head? 1.34. If you go by this, it means you are that whatever we have seen, that addition of the pressure, seepage pressure and all, already included here, because you are multiplying by pressure head. You are not multiplying by simple pore water pressure. So you can tell the answer. You can tell the answer. So this is 20, then this is 42 minus 13.4, 48.6. Clear? Answer. Stress becoming zero means nobody. Chalo. Now I am proceeding to the next topic. See, in case of upward seepage pressure, in case of upward seepage pressure, in case of upward seepage pressure, I came to know that the effective stress is gamma dash Z minus I Z gamma W. This is what I came to know. I have derived also. मैंने इसको derive भी किया, ठीक है. We come to know that effective stress is reducing. Effective stress is reducing. वो reduce कर रहा है किसी न किसी amount से. एक बार imagine करो कि reduce करते if it is let us say reducing, and in any case if this value becomes equal to this value, don't you think the effective stress is going to become zero? Oh my God! Effective stress becoming zero means nobody can hold us. Oh, bhai sahab. It means there is something, some water is flowing from downward side and coming in upward side, and this way, in that pressure it is coming, that the upward seepage pressure value, this is what seepage pressure value, na? Upward seepage pressure value is becoming equal to whatever is the submerged weight of soil. This was the soil. Oh, bhai sahab. This was the soil up to here, let us say Z value. At this point, gamma dash Z was there. But upward seepage pressure is coming like hell, and it is coming with the value of IZ gamma W. And let us say these both value will become equal. It means upward force and downward force, upward force equal. Effective stress zero. अब क्या करें? अरे इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हुआ कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन we know the shear strength of soil is equal to tau is equal to sigma dash tan phi. This is the shear strength we will study further in the due course. But the problem is if your effective stress is becoming zero and it is a sand, let us say in the sand this cohesion is by default zero. In sand cohesion is zero and your effective stress is also becoming zero. Shear strength is gone. अब मैं सॉइल पे खड़ा कैसे रहूंगा? हम मैं क्या, जानवर भी खड़ा नहीं हो सकता, कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, सॉइल के पास कुछ बचा ही नहीं. इफेक्टिव स्ट्रेस, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर लॉस्ट. मोreover shear strength also lost. Oh my God, what happened is this typical drastic condition is known as quicksand condition. This quicksand condition cannot come in clay. Why? Because in case of clay, tau is equal to sigma dash tan phi. Even if you do this zero, even if your effective stress is becoming zero, your tau becomes equal to C. It will leave with some of the shear stress. It does not mean
करेगी, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो नहीं होगा, वो हो सकता है, लेकिन आपकी shear strength लॉस नहीं करेगी। तो क्विकसैंड कंडीशन क्या हुआ? व्हाट इज द क्विकसैंड कंडीशन? ड्यू टू अपवर्ड सीपेज प्रेशर, लेट अस से अपवर्ड सीपेज प्रेशर इज बिकमिंग इन सच ए वे दैट इट इज बिकमिंग इक्वल टू सबमर्ज्ड मास ऑफ सॉइल। इन दैट केस सॉइल विल स्टार्ट हीविंग, सॉइल फूलने लग जाएगी, क्योंकि अपवर्ड सीपेज प्रेशर उसको तोड़ने में लगा हुआ है। The soil will like floating, soil will like boiling. It is known as quicksand condition or piping failure. This will not occur in clay. In clay, effective stress can become zero, but shear strength cannot be lost. If sigma dash z becoming equal to Iz gamma w, effective stress is becoming zero. In this case, I is becoming gamma dash divided by gamma w, and if this is the case in which this is becoming, it is known as critical hydraulic gradient. It is known as critical hydraulic gradient. If you open this gamma dash divided by gamma w, we know gamma dash is g minus 1 divided by 1 plus e divided by gamma w. They both are getting cancelled. It means it is left with g minus 1 divided by 1 plus e. This is what your IC value. We will never want to reach at IC value. हम कभी जिंदगी में नहीं चाहते कि हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट IC तक पहुंचे। इसका मतलब what we want our I must be less than equal to IC. It means what is the factor of safety? Factor of safety is IC divided by I. If your I is less than IC, if your I is less than IC, it means you are safe. Your factor of safety becoming less than 1. If it is becoming 1, if I is becoming equal to IC, it means fail. At factor of safety equal to 1. At factor of safety equal to 1, you are fail. And if your I is already more than IC, if your I is already more than IC, already fail. Already fail. सब कुछ खत्म हो चुका है। किसके बारे में बात कर रहे हो? Nothing can be saved. कुछ बचा ही नहीं है। कुछ बचा ही नहीं है। मैं तो ये भी बोलूंगा कि for safety submerged weight of soil must be greater than upward seepage pressure. ये सबमर्ज वेट जो है ना, वो इससे बड़ा होना चाहिए, तभी तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। देन ओनली द आंसर विल रिमेन इन पॉजिटिव कंडीशन। इसका मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐसा भी लिखा जा सकता है, सिग्मा डैश जेड डिवाइडेड बाई आई जेड गामा डब्ल्यू। इसका मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी वही वापस से वही आ गया। द मीनिंग इज सेम, आई सी डिवाइड बाई आई। द मीनिंग इज सेम, आई सी डिवाइड बाई आई।
submerged mass of soil, effective stress reduces to zero, which leads to results in zero shear strength, in cohesionless soil, known as soil boiling, soil floating, piping failure, quicksand condition. This condition will not occur in clay and gravel. This condition will not occur in clay and gravel. Why it is so? Because in case of clay, even after sigma dash is 0, the tau remains with C. In case of gravel, now see, in case of gravel, why this condition is not occurring? Very easy to understand. Because in case of gravel, we know Q is equal to AKI. Because K of gravel is very high. So we require very high discharge. From the bottom to upward side to make it flow. कभी देखा है पत्थर ऐसे फ्लो होते हुए कि पानी नीचे से आया और पत्थर फ्लो कर रहे हैं? It's not happening. So one is this reason. Second, I is equal to Q divided by AK. We know because K of gravel is very high. It means your I is by default very less. Your I by default is very less. It means it is very far from IC. What we want from safety, our I must be less than IC. Here the I automatically is less. That's why quicksand condition will not occur. In case of gravel.
सब देन आंसर आ जाएगा। तो बाय रिड्यूसिंग द सीपेज प्रेशर फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन और बाय इंक्रीजिंग द वेट ऑफ सॉइल कैन सेव यू फ्रॉम दिस कंडीशन राइट नाउ। Either by reducing the upward seepage pressure, either by reducing the upward seepage pressure either by reducing the upward seepage pressure or by increasing the or by increasing the soil mass from the top, soil mass from the top, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे हो। अच्छा एक नोट नंबर टू लिखो, नोट नंबर टू लिखो। इफ इन द क्वेश्चन if in the question artesian pressure is given, ARTESION, if in the question artesian pressure is given, gamma saturated should be taken, and if seepage pressure is given, then we will take gamma dash. अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड, सो दैट ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन इज a clay layer of 8 meter height
8 meter height, having gamma saturated is equal to 20 kilonewton per meter cube, is subjected to artesian pressure of 3 meter head of water. 3 meter head of water. Calculate maximum depth of excavation possible before bottom heaves. हाँ भाई व्योम मिश्रा, आप बोल रहे हो कि इसके कम सवाल हैं, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी सारे सवाल हो गए, किसी में कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई क्ले लेयर है, ये 8 मीटर थिकनेस की है, दिस इज द 8 मीटर थिकनेस, इट इज सब्जेक्टेड टू द अपवर्ड सीपेज प्रेशर, ये सब्जेक्टेड टू अपवर्ड सीपेज प्रेशर, किस वैल्यू का अपवर्ड सीपेज प्रेशर है? अपवर्ड आर्टिशियन प्रेशर है, ओके, किस वैल्यू का आर्टिशियन प्रेशर है? 3 मीटर हेड ऑफ द वाटर, 3 मीटर इनटू हेड ऑफ द वाटर, इतना आर्टिशियन प्रेशर है, ठीक है। अब मैं इसमें एक्सकेवेशन करता हूं, लेट अस से इफ आई डू द एक्सकेवेशन अप टू हियर, इसका मतलब अब सॉइल इतनी बची है, दिस मच ऑफ द सॉइल इज लेफ्ट, ये एक्सकेवेटेड हो गई, दिस इज व्हाट एक्सकेवेटेड, नाउ लेफ्ट इज व्हाट 8 minus x, let us say x you have excavated, 8 minus x is left, it means now what is the weight coming from top, what is the weight coming from top, what is the weight coming from top? Gamma saturated into 8 minus x, what is the weight coming from the bottom side? 3 into gamma w, khatam, x you can calculate. Why I have used gamma saturated? Because it is given artesian pressure, देख लो कितना आ रहा है, तो दिस इज 20, 8 minus x is equal to 3 into 10, so this will be 8 minus x is equal to 30 divided by 20, so x value coming as 8 minus 1.5, 6.5 meter maximum I can do, maximum 6.5 meter I can do. If I go beyond 6.5 meter, the bottom will get heave. क्लियर है? अभी इसी क्वेश्चन में आपको बोल देता कि व्हाट विल बी द सेफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, कितना होगा सेफ डेप्थ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, इट मींस द सेम थिंग यू विल डू विद द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेम थिंग यू विल डू विद द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, गामा सैचुरेटेड इनटू 8 माइनस x डिवाइड बाय 3 इनटू गामा w, यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी आ जाती है? 2 आ जाती है, यू कैन सॉल्व विद दैट ओनली, विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 हाउ मच डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन मस्ट बी। क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए, a 12 meter thick clay layer
excavated up to excavated up excavation with factor of safety 1.5 with factor of safety 1.5। फर्स्ट चैप्टर में 151 में से 145 क्वेश्चन बन गए हैं सर। एक बार रुको, शायद बाकी के आज बन जाए, बट फिर भी चलो देख लेते हैं। 145 डिवाइड बाई 151 मल्टीप्लाइड बाई 100, 96.02% क्वेश्चंस आर डन टिल नाउ। Maybe today that Praveen Kumar will solve some more question, maybe 151 will be completed. So 96%, Mr. Abbas, Mr. Nadeem Abbas, I think it's fine. Whether you study by flow chart or whether you study by normal thing, it's completely fine. गामा डब्ल्यू वैसे तो 9.81 होता है, लेकिन आप 10 लेके चल सकते हो। लेट अस टेक गामा सैचुरेटेड, सेम ही ले लो। गामा सैचुरेटेड यू कैन टेक 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब टू मेक द कैलकुलेशन इजी। सो दिस इज 20 into 4 डिवाइड बाई 10 गामा डब्ल्यू, सॉरी एच। इसका मतलब एच इक्वल टू 8 मीटर। सुनना देखो ध्यान से, इसका मतलब ये एच क्या था, 8 मीटर था। अगर ये h 8 मीटर था, इसका मतलब ये जो वाटर टेबल है, दिस वाटर टेबल वाज 4 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। तो इट मींस राइट नाउ वाटर टेबल इज 4 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, आपको इस फाउंडेशन को सेव करना है। यू वांट टू मेक द सेम फाउंडेशन बट यू वांट टू सेव इट विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। इसका मतलब अब चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। सॉइल उतनी की उतनी रहेगी, गामा सैचुरेटेड इनटू 4। आप देख लो आपको एच कितना करना है, आप देख लीजिए व्हाट एच यू नीड टू मेंटेन। आई नीड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 विद द सेम कटिंग ऑफ द सॉइल। इट मींस 20 into 4 डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू, दैट इज 10 into एच। तो ये देख लो आपका अपवर्ड सीपेज प्रेशर कितना आना चाहिए, अपवर्ड सीपेज प्रेशर कितना आना चाहिए। तो ये आ रहा है 80 डिवाइड बाई 15, यह आना चाहिए 5.33 मीटर, 5.33 मीटर, 5.33 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सेफेस्ट कंडीशन मेरे लिए क्या हो जाएगी, What will be the safest condition for me? What will be the safest condition for me? मेरे लिए safest condition हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी safest condition। इसको छोटा नहीं कर सकते। Safest condition will be कि if this H will become 5.33 मीटर। अब सोचो अगर ये H 5.33 बन गया, it means how much your water table became? How much your water table became? Your water table became 6.67। Your इसको थोड़ा नीचे भी बना देते हैं। Your water table became 6, छोटा बनाना पड़ेगा, 5.53 कर देता हूँ। It should look like this. It means what I want, it should be 5.53 meter. It should be 5.53 meter from here. अगर ये 5.53 मीटर 5.33 मीटर है यहाँ से, इसका मतलब your water table is 6.67. Your water table from ground level is 6.67 meter. Now what question is asking? What question is asking? The question is asking how much water table should be lowered. Initially water table था 4 मीटर पे, now water table is 6.67 मीटर. It means water table lowered by 2.67 meter. It means water table should be lowered by 2.67 meter. भाई दोनों मिला के बात ये है, भाई पहले हमको बोला कि जैसे आपने 8 मीटर कट कर दिया, once you remove this 8 meter soil, bottom हीव कर गया, because upward seepage was there. We need to know what is that upward seepage pressure. तो हमें पता चल गया 8 मीटर का सीपेज प्रेशर था। So this is 20 into 4 divided by 10 h is equal to 8 मीटर। 8 मीटर का upward seepage pressure था, ठीक है। वाटर टेबल इज 4 मीटर, क्यों? क्योंकि अगर 8 मीटर यहाँ से वाटर टेबल, इधर से अगर 8 मीटर आ रही है, मींस फ्रॉम दिस इज द 8, लेट अस से दिस इज द वाटर लेवल। इफ दिस इज द 8 मीटर, इट मींस इट इज फ्रॉम टॉप इट इज 4 मीटर।
Now I want to make it safe by 1.5 meter with the same depth of the cutting. It means I want this 4 meter soil only. You tell me how I can get this 1 point factor of safety. So you told me, sir, you have to maintain this H 5.3, 5.33. It means from here the water table should be at 5.33. If it is 5.33, it means from the ground level it is 6.67. Initially from ground level it was 4. Now it is 6.67 from the ground level. It means you have lowered down it by 2.67 meter. Is subjected to 2.2 meter layer of sand, layer of soil, layer of cube should kept over existing soil to get factor of safety of 2.5. Factor of safety of 2.5. It is of 2 meter. If it is subjected to upward seepage pressure, of 2.2 into gamma W, then definitely bottom will heave. होगा ही होगा, because here you can see 11 into 2, 22 is coming from the upward side and seepage pressure is 2.2 into 10, मतलब 22, तो bottom से heave होना ही है. So either what you can do, you can reduce this pressure anyhow, or you can wait, or you can put some other weight over here. यहाँ additional weight put कर दो आप D depth का. So that is what they are asking. What is the factor of safety now? Total weight coming from top side, total is going from downward side. So this is what gamma dash into D plus whatever our soil is, gamma dash, that is 11 into 2 divided by 2.2 into gamma W. That is what we need to calculate. Total seepage pressure, total upward pressure, या total ये जो weight आ रहा है should be equal to this weight. और उसी का फैक्टर ऑफ सेफ्टी डाल दिया हमने. तो गामा डैश ऑफ व्हाट आई कैन से न्यू सॉइल, और आई कैन से अनदर सॉइल, वट एवर द नेम यू कैन गिव. तो ये हो गया 2. फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना चाहिए? 2.5. ये हो गया 2.2 इंटू 10, ये हो गया 22, और ये हो गया गामा डैश. इस सॉइल का गामा डैश कितना होगा भैया? 19 है, तो 19 माइनस 10 इंटू डी. तो देख लो कितना आ रहा है. Over this soil the weight will increase, this will not affect. In fact the weight will increase so that the factor of safety will become what? 2.5. So I hope you have understand this. Mains के लिए ही आपके notes भी. Everyone clear for everybody? So here I am stopping the class. Probably the seepage is over. Seepage over हो गया है. Tomorrow we'll start with the next chapter. या तो next chapter से start कर लेंगे. Good afternoon निखिल. Trapped air void is supposed to be removed. वही बस चीजें रिमूव हो जाती है. तो अभी हमें सॉइल कॉम्पैक्शन करना है, तो सॉइल में से हम एयर वॉइड निकाल देंगे. इट मींस लेट अस से दिस इज द सॉइल. ये सॉइल का वो है फेज डायग्राम है. दिस इज सॉलिड, दिस इज एयर, दिस इज वाटर. तो ये सॉलिड है, ये एयर है, और सॉरी ये वाटर है मान लीजिए, और ये एयर है. दिस इज लेट अस से एयर. या तो ये सिचुएशन है, या फिर कंप्लीट ड्राई सॉइल है, और इट इज अ कंप्लीट ड्राई सॉइल, ये पूरी क्या है? ड्राई सॉइल. इन्हीं दो का आप कॉम्पैक्शन कर सकते हो. यू कैन डू द कॉम्पैक्शन ऑफ ओनली दीज टू थिंग्स. व्हाई यू कैन डू द कॉम्पैक्शन ऑफ ओनली दीज टू थिंग्स? बिकॉज कॉम्पैक्शन मीनिंग क्या है? एक्सपेल्शन ऑफ. कॉम्पैक्शन मीनिंग क्या है? एक्सपेल्शन ऑफ पोर एयर. एक्सप्रेशन ऑफ पोर एयर. जो एयर वॉइड से उसको रिमूव करना ही क्या है? एयर वॉइड को रिमूव करना ही क्या है? कॉम्पैक्शन कहलाता है. ठीक है, अच्छी बात है, कॉम्पैक्शन कहलाता है. तो ओके, नाउ व्हाट वी कैन सी कॉम्पैक्शन करने से, क्योंकि एयर वॉइड रिमूव हो जाएगा, मतलब कि सिचुएशन ऐसी बन जाएगी. मतलब कि सिचुएशन कैसी बन जाएगी? ये चीज कॉम्पैक्ट होकर कहाँ आ जाएगी? यहाँ से सारी एयर निकल जाएगी एंड दिस विल कम हियर.
दिस विल कम हियर, ये देखो, ये सिर्फ पानी पानी रह जाएगा इसके अंदर और सारे के सारे सॉलिड यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। एयर इज कम्प्लीटली रिमूव, सो दिस वॉल्यूम ऑफ एयर विल बिकम जीरो इन दिस केस। इसको बोलते हैं हम क्या, कंप्लीट कॉम्पैक्शन। अब ये कंप्लीट कॉम्पैक्शन सिर्फ थ्योरी में आता है, कभी प्रैक्टिकली आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, अभी पूरी डिटेल देखेंगे, पूरी डिटेल देखेंगे। 100% कॉम्पैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसका 100% कॉम्पैक्शन कर दिया जो कि एक ड्राई सॉइल है, तो इसका मतलब तो इसमें केवल सॉलिड बच जाएंगे, तो वो तो सॉइल है ही नहीं। फिर सॉइल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल? सॉइल शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ वॉइड्स प्लस सॉलिड, तो वॉइड्स तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब 100% कॉम्पैक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, वो एक थ्योरेटिकल पॉसिबल है, वो अभी देखते हैं क्या होता है सारी चीजें। ये बात तो सही है कि जैसे ही कॉम्पैक्शन कर देंगे, जैसे ही कॉम्पैक्शन कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। जैसे ही कॉम्पैक्शन कर देंगे, once you do the compaction, volume of void supposed to be reduced, and once the volume of void is supposed to reduce, it means the solid becomes closer to each other, solid become closer to each other। पहले सिचुएशन ये थी, पहले सिचुएशन ये थी, मान लीजिए this was the situation, now once I compacted them, now this is the situation, तो सॉलिड became closer to each other। जैसे ही सॉलिड एक दूसरे के क्लोज आ गए, तो आपकी ड्राई डेंसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। Once the solid compacted or once the solid come closer to each other, your stability will increase, your bearing capacity will increase, your bearing capacity, stability will increase। Other than that, your permeability will reduce because initially you can see ये permeability थी, पूरी की पूरी पानी बाहर आ रहा था यहाँ से। Now it is less permeable because voids are competitively not interconnected। Permeability will reduce, void ratio will reduce, denseness will increase, denseness increase हो गया, stability will increase, bearing capacity will increase। And how you do this compaction? By some mechanical components, like you are providing some, let us say you are doing rolling, आप रोलर चला के कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। यू आर डूइंग द कॉम्पैक्शन बाय टैंपिंग, हम टैंपिंग रॉड से कॉम्पैक्शन करते हैं। यू आर डूइंग कॉम्पैक्शन विद हेल्प ऑफ रैमिंग, आप रैमिंग करके कॉम्पैक्शन कर रहे हैं। यू आर डूइंग कॉम्पैक्शन विद रैमिंग, मतलब कि हैमर डालना, जैसे कि हम यहाँ पे लैब टेस्ट में करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हैमर, ठीक है, रैमिंग से कर सकते हैं, वाइब्रेशन से कर सकते हैं। दे ऑल आर द मेथड्स, दिस इज कॉम्पैक्शन मेथड। And the compaction has to be calculated in terms of dry density because you have to tell me what is the contact between solid to solid। ये चीज है compaction के बारे में। This is the thing about the compaction। So please write down, please write down। Soil compaction means, soil compaction means, soil compaction means removal of air voids। Soil compaction means removal of air voids। Compaction is done by some mechanical means, compaction is done by some mechanical means। in order to increase denseness, in order to increase denseness, comma, in order to increase denseness, comma, in order to increase stability, bearing capacity, stability, bearing capacity, and in
order to reduce permeability, void ratio, and in order to reduce permeability, void ratio. Compaction brought to us by rolling, tamping, by rolling, tamping, ramming, 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 vibrations and vibration and vibration. Compaction is measured in terms of dry density, Next, compaction is an instantaneous process. Compaction is an instantaneous process. Compaction is an instantaneous process which can be applied over dry or partially saturated soil. Dry or partially saturated soil. Now see what kind of test to be done for compaction and how it will be carried out. ध्यान से देखना, compaction के लिए हमारे पास में 3-4 टाइप के टेस्ट अवेलेबल है, 3-4 टाइप ऑफ टेस्ट अवेलेबल, जिसमें देखा जाए तो टेस्ट तो एक ही जैसे हैं, बस ओनली अलग अलग नाम है. द वेरी बेस्ट टेस्ट अवेलेबल इज स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट. उसी से मिलता जुलता है IS लाइट वेट कॉम्पैक्शन. कुछ नहीं किया, उसी में बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया. सिमिलरली मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है, उसी से मिलता जुलता हाई वेट या हैवी वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट. 4 अलग टाइप के टेस्ट है, हर एक के बारे में जानकारी लेनी. वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, नंबर ऑफ लेयर्स. करते क्या है कि एक वॉल्यूम ऑफ मोल्ड होता है, देयर इज अ मोल्ड इन विच यू हैव टू फिल द सॉइल एंड द सॉइल हैज टू बी फिल्ड इन द नंबर ऑफ लेयर्स. ईच एंड एवरी लेयर हैज टू बी कॉम्पैक्टेड बाय द एक्सटेंट ऑफ हैमर और फ्रॉम ए पर्टिकुलर फॉल हाइट. एक फॉल हाइट से हैमर को गिराना है, सॉइल को कॉम्पैक्ट करना है, और सॉइल के कॉम्पैक्शन होते होते आपको उसका क्या ले लेना है, आपको उसका ड्राई डेंसिटी मेजर कर लेना है. अब इस बात का क्या मतलब हुआ, लेट अस से यू हैव टेकन ए सॉइल, आपने उसको पूरा ओवन ड्राई कर दिया, कंप्लीट ओवन ड्राई, इट्स नाउ कंप्लीटली ड्राई.
Now you add some water. Let us say you are adding the water of amount. Let us say you are adding the water of amount 8%. 8% water आपने ऐड किया. 8% water आपने ऐड किया. It means you have added the amount of water W1. In that case, can you calculate the gamma value? Yes, you can calculate the gamma value. G gamma W 1 plus W1 divided by 1 plus E divided by 1 plus E. या फिर ऐसा कह सकते हैं S plus W. ऐसा कर सकते हैं गामा. अच्छा चलो मैं और अच्छे तरीके से बता देता हूँ. लेट अस से यू हैव टेकन अ सम सैंपल ऑफ सॉइल. मैं बिल्कुल और ही अच्छे तरीके से बता देता हूँ. सर गुड आफ्टरनून. ओके गुड आफ्टरनून दिव्या सर. इज देयर एनीथिंग आई हैव मिस्ड? वेरी स्मॉल थिंग. श्रीनाथ क्या लिख रहे हैं? जीएफ सर क्या हो गया? जीएफ कहाँ से आ गई? अच्छा गुड आफ्टरनून सर. ओके मतलब जी मतलब गुड मॉर्निंग. जी एफ मतलब गुड आफ्टरनून. जी एन मतलब गुड नाइट. सही. चलो अब मैं आपको चलो वापस नए तरीके से बता देता हूँ. हुआ क्या कि आपने एक ड्राइड सैंपल लिया सॉइल का. अब वो जो ड्राइड सैंपल है, द ड्राइड सैंपल कंटेन्स नथिंग, इट इज ओनली सॉलिड. यू हैव एडेड 8% वाटर. दैट इज 1 kg सैंपल वाज देयर. आपने उसके अंदर 8% का मतलब हो गया करीब 80 ग्राम्स के आसपास पानी हो गया. 80 ग्राम्स आपने पानी ऐड कर दिया, मिला दिया उसको पानी को. इट मींस नाउ योर कंप्लीट सॉइल इज 1080 kg एंड वी नो द वॉल्यूम ऑफ मोल्ड इन विच यू हैव टू पुट इट. इसका मतलब आप वेट ऑफ सॉइल जानते हैं. आप वेट ऑफ सॉइल जानते हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल जानते हैं. इट मींस यू नो व्हाट इज द गामा वैल्यू. एंड यू आल्सो नो व्हाट वाटर कंटेंट यू हैव एडेड. आप ये भी जानते हो. आपने तो ऐड किया. इसका मतलब बाय हेल्प ऑफ दीस टू वैल्यू यू कैन टेल मी व्हाट इज द गामा डी वैल्यू एट दिस पोजीशन. सो गामा D1 आ जाएगा गामा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस W1. ठीक है, गामा डी निकाल लिया. सिमिलरली अगेन वी विल ऐड वाटर. हम फिर से गोवन ड्राई सैंपल लिया, कुछ और पानी ऐड किया. लेट अस आपने W2 वाटर ऐड किया. W2 वाटर ऐड किया तो वेट ऑफ सॉइल भी क्या कर गई? इंक्रीज कर गई. वेट ऑफ सॉइल इंक्रीज कर गई बट वॉल्यूम ऑफ मोल्ड तो सेम है. इट मींस द डेंसिटी विल बी डिफरेंट. एज पर दिस डेंसिटी अगेन यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? गामा D2. अगेन आपने पानी बदला. लेट अस से अगेन यू हैव चेंज द वाटर. आपने वाटर कंटेंट चेंज किया. फिर से वॉल्यूम ऑफ सॉइल वॉल्यूम का सेम है बट वेट इंक्रीज कर गया. यहाँ वाटर कंटेंट 3 आपका. वाटर कंटेंट इज 3. सो व्हाट इज दिस गामा D3? गामा D3 इज गामा 3 डिवाइड बाय 1 प्लस W3. गामा D3 इज इक्वल टू गामा 3 डिवाइड बाय 1 प्लस W3. ठीक है. सिमिलरली एक और बार करके देख लेते हैं. गामा सॉइल 4 डिवाइड बाय V ऑफ सॉइल. वाटर कंटेंट इज W4 एंड गामा D4 आपने निकाल ली. गामा 4 डिवाइड बाय 1 प्लस W4. So it means you are having the values of water content, you are having the values of gamma D. We need to draw a curve between all these quantity. हमें गामा D और W के बीच में कर्व बनाना है. कर्व को आपको W को रखना है x एक्सिस पे, गामा D has to be on the y एक्सिस. तो होगा क्या? कर्व कुछ ऐसा आएगा. मैं अभी रफ कर्व बना रहा हूँ, बाकी एक्चुअल कर्व भी बना दूंगा. ये गामा D आएगा और ये W आएगा. जैसे जैसे आप W बढ़ाओगे, you can see here, once you increase the W value, denominator increasing as well as gamma D is going to reduce. ठीक है. W जैसे जैसे बढ़ेगा गामा D रिड्यूस करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम जब आप W बढ़ाते हो ये भी इंक्रीज करता है. Once you increase the water content, the weight of soil also increases. उस हिसाब से तो गामा D क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए. इसलिए अब इस एक गामा D को कंट्रोल करने के लिए 2 लोग हैं. गामा भी है और W भी है. गामा इंक्रीज, W अगर आप इंक्रीज करते हो, पानी इंक्रीज करते हो, इफ यू सी ओनली वाटर देन इट शुड डिक्रीज. But if you increase the water, weight of soil increases, and weight of soil increases means gamma also increases. So that's why we need a curve कि भैया तुम बता दो क्या एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं बता सकते. तो जो वैल्यू आती है वो कुछ इस तरह की आती है. इसका मतलब इनिशियली लेट अस से W1 पे ये वैल्यू आई, W2 पे लेट अस से ये वैल्यू आई, W3 पे ये वैल्यू आई एंड W4 पे ये वैल्यू आई. It means in between all of these water content there will be one water content at which gamma D is maximum. After which gamma D is going to lose. वो निकल के नीचे आ गया. ये जो moisture content है at which you are finding this maximum, this moisture content is known as what? OMC, optimum moisture content. And this gamma D now will be known as, at this point whatever the gamma D will be known as what? Gamma D maximum. Gamma D maximum means what? Solids are very much close to each other. Air voids are completely removed. तभी तो सॉलिड सब एक दूसरे के पास आ गए.
Now why it is happening that, why it is losing, that story I will tell you, but right now it is based on observation. तो अभी तक के हिसाब से मुझे ये पता चल गया कि एक वैल्यू इनमें से ऐसी होगी जो सबसे मैक्सिमम होगी, तो अभी के लिए मेरे लिए ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, यही बस आपको करना है. दिस इज समथिंग नोन एज कॉम्पैक्शन कर्व एंड द मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन. दिस इज हाउ व्हाट वी नीड टू डू इन द लैब. ये हम वो काम कर रहे हैं जो अपने को लैब में करना है. दिस इज द वर्क व्हिच इज टू बी परफॉर्म्ड इन द लैब. क्लियर है? तो अगर गामा डी इंक्रीज हो रहा है मतलब कि गामा डी इंक्रीज हो रहा है मतलब कि उसी वॉल्यूम ऑफ सॉइल में वेट ऑफ सॉलिड बढ़ रहा है, या कह दो कि वेट ऑफ सॉलिड में डेंसनेस बढ़ रही है, बिकॉज वॉइड रेशियो कम होने जा रही है. और एक समय बाद ऐसा आएगा कि गामा डी डिक्रीज कर गया, इट मींस नाउ द थिंग्स आर समथिंग व्हिच इज नॉट इन योर कंट्रोल. वो कब आती है वो चीज हम देखते हैं. ओएमसी के लेफ्ट साइड वाले एरिया को ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम बोलते हैं. ओएमसी के राइट साइड वाले एरिया को वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम बोलते हैं. What is the effect of these both? That also we will see. तो अभी के लिए मेरे को सिर्फ ये इसलिए समझाना था ताकि आपको ये सब वैल्यू समझ में आ जाए. तो वॉल्यूम ऑफ जो मोल्ड है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, नंबर ऑफ ब्लोस, नंबर ऑफ लेयर्स, स्मॉल एन, कैपिटल एन. इसके बाद फॉल हाइट एच, ये ml, एच आ गया. और उसके बाद क्या, वेट ऑफ हैमर. मास ऑफ हैमर इन केजी. तो इन स्टैंडर्ड ब्रॉकटर टेस्ट इट इज 945 ml. 945 ml है. 3 नंबर ऑफ ब्लोस 25 है. 3 नंबर ऑफ ब्लोस है. फॉल हाइट 12 इंचेस है. Fall height is 12 inches and this is 2.495 kg. यही अगर आप मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में चले जाओगे तो सेम वही चीज है, 945 ml है, लेकिन नंबर ऑफ ब्लोस 25 है, नंबर ऑफ ब्लो 25 है, लेकिन लेयर 5 है. इट मींस इन द सेम, नाउ द सेम सॉइल विल बी कॉम्पैक्टेड मोर देन दिस, बिकॉज हियर इट इज ओनली 75 टाइम्स, नाउ यू आर पुटिंग इट 125 टाइम्स. फॉल हाइट 18 इंचेस है, 18 इंचेस. और ये जो वेट ऑफ जो हैमर है वो बन गया आपका करीब 4.5 किलो, 4.54 kg. 4.54 kg. इसका मतलब आपको कॉम्पैक्शन एफर्ट बहुत बढ़ गया. You have provided what I can say, you have provided much heavier hammer and you are falling that hammer with the greater height, so definitely your compaction energy will be increase. अब जो फर्क है हमारे IS कोड में और उसमें, कुछ खास फर्क नहीं है, कुछ भी खास फर्क नहीं है. ये 1000 cc हो जाएगा या ml हो जाएगा. ये वही 25 ब्लोज हैं, 3 लेयर है, 25 ब्लोज 3 लेयर. हाइट जो है इसकी 310 mm हो जाएगी, 310 mm. यू कैन कन्वर्ट दिस आल्सो इनटू mm, इट विल बिकम अराउंड 304 mm. और ये जो है 2.6 kg हो जाएगा. इट इज वेरी लेस डिफरेंस, वेरी लेस डिफरेंट. एंड देयर आल्सो देयर इज नो मच डिफरेंस. 4.9 kg एंड 450 mm. 4.9 kg and 450 mm it will be. Number of layers 5, 25 and 1000 cc. ये है आपके डेटा.
हाँ जी, डन फॉर एवरीबॉडी. You can also write this thing also you can write. ये what we need to do at different time. हम क्या करना चाह रहे हैं, ये water content है. एक रफ आइडिया के लिए आप ले सकते हो. This is what your water content. वाटर कंटेंट है ये आपका डेंसिटी है, वेट ऑफ सॉइल है. इस तरह से निकालते हैं और हम एक आइडिया ले लो बस इससे. जैसे मैंने आपको रफ आइडिया दिया है, इन द सेम वे यू कैन टेक द रफ आइडिया. इन डिटेल वी विल सी आफ्टर दिस. फोर्थ वाले टेस्ट का नाम है हैवी वेट कॉम्पैक्शन. संकेत, संकेत ये कौन है? पहली बार देखा आज आपको क्लास में. स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट लिखे हो? हाँ, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट. ओहो, मैंने प्रॉपर लिख दिया है, मैंने प्रॉपर लिख दिया है. स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट. In 945 ml mode. तो m into g into h in that much of have you written up to here? Can I proceed? अब देखो, अगर आप ये टेस्ट करते हो, लेट अस से लाइट वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट करते हो, तो व्हाट इज द एनर्जी यू आर पुटिंग इन लाइट वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट? दैट इज व्हाट, ये कितना mgh, इसको आप mgh लिख दो, ज्यादा अच्छा है. m into g into h energy you are putting, m into g into h energy you are putting in 942 ml mode, in 945 ml mode. तो m into g into h in that much of in per unit volume is the energy. अब ये एनर्जी हम 3 लेयर्स में पुट कर रहे हैं 25 टाइम्स, तो ये 75 टाइम्स सेम एनर्जी यू आर पुटिंग. यू आर पुटिंग mgh 75 टाइम्स. सिमिलरली यू आर पुटिंग mgh 125 टाइम्स. सो अकॉर्डिंगली वी विल सी. तो 325, अगर मैं एनर्जी निकालूं लाइट वेट कॉम्पैक्शन की, तो 3 into 25 into m कितना है? व्हाट इज द m है 2.6. g आपका 9.81 होता है. हाइट ऑफ फॉल कितनी है? 310 mm. इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो. देन डिवाइड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम है आपका 945, ये 1000 cc. 1000 cc को भी आप चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. यू कैन टेल मी द आंसर इन किलो जूल पर मीटर क्यूब. द आंसर विल ऑटोमेटिकली कम इन केस ऑफ किलो जूल पर मीटर क्यूब. Similarly, if you find the energy for what I can say heavy compaction or modified Proctor test, so same n mgh divided by v. So this will be 5 layers, 25 blows. 2.6 की जगह इस बार हो जाएगा 2.6 की जगह इस बार हो जाएगा 4.54, 9.81, 0.310 की जगह आ जाएगा कितना है 450 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6. देख लो किसके कितनी एनर्जी आती है. द एनर्जी विल बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मीटर क्यूब.
पर मीटर क्यूब, ये आएगा 2 कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर लो 2703 किलो जूल पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि कॉम्पैक्शन एनर्जी या कॉम्पैक्शन एफर्ट या कॉम्पैक्शन एनर्जी कुछ भी बोलो फॉर हैवी वेट कॉम्पैक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 4-5 टाइम्स ऑफ कॉम्पैक्शन एफर्ट ऑफ लाइट वेट कॉम्पैक्शन। करीब 4.5 गुना आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी यहां से। क्या रहा 2483 then divided by 593 4.18 times which is approximately taken as 4.5 because if you do it for the modified and standard Proctor test then also it will come around 4.5 means कुल मिला के बात यह है किलो जूल पर मीटर क्यूब में आएगा ना, स्क्वायर कहाँ से आएगा, किलो जूल इसकी यूनिट है और ये मीटर क्यूब में हमने ले लिया। कुल मिला के बात ये है इन टोटल द थिंग इज कि इफ यू इम्पार्ट द एक्स्ट्रा एफर्ट योर कॉम्पैक्शन एफर्ट विल बी एटलीस्ट 4.4 अप्रोक्सीमेटली 4.5 गुना हो जाता है एनर्जी। अब हम देखते हैं कि कॉम्पैक्शन करो आखिर कहना क्या चाहता है, व्हाट कॉम्पैक्शन करो सपोज टू से टू अस, ठीक है, क्या चीज है कॉम्पैक्शन करो। अब हम डिटेल में इसके एनालिसिस करेंगे, वी सी इन द डिटेल। अब इसी एक करो मैं सारी चीजें बता दूंगा, पहले ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। दिस इज द वाटर कंटेंट एंड हियर इट इज द गामा डी मींस ड्राई डेंसिटी। ये वाटर कंटेंट है और ड्राई डेंसिटी है, ठीक है। सुनना मेरी बात पूरी ध्यान से। होता क्या है द कर्व लुक्स लाइक दिस। जो कर्व बनता है वो इस तरह का बनता है, इस तरह से दिखाई देता है। द कर्व विल लुक लाइक दिस, इस तरह का कर्व बनता है। ये कर्व हो गया किसका, आपका लाइट कॉम्पैक्शन का है, किसी भी चीज का मान लीजिए। सो दिस इज व्हाट अवर गामा डी मैक्स फॉर दिस वैल्यू एंड दिस इज व्हाट अवर ओएमसी। ये ओएमसी है और ये गामा डी मैक्स है। इससे हमको ये पता चला एंड दिस इज व्हाट अवर ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, ये ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम है और ये वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम है। फ्रॉम दिस कर्व वी हैव कम टू नो दैट if you increase initially the water content it will increase the dry density, but after some time it is also going to decrease what, the same water the same thing it is going to decrease, सेम चीज ये बाद में क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, we will see here. Moreover, what we can say here, because you are getting the maximum compaction, it means your solids are completely closer to each other, all the voids are removed, all the air voids are removed. But practically कभी भी नहीं होता ऐसा। Why practically does not happen? Because see, the gamma D which is measured over here can be written as G gamma W divided by 1 plus W G by S, or the same thing you can write gamma W is equal to G gamma W 1 minus eta A divided by 1 plus E, or I can say 1 plus WG. So it means if you are finding the gamma D max, then either the saturation has to be 100%. If the saturation is 100%, it means your air voids are 0. So if you put the saturation here 100%, it means S is 1, it means air voids are 0. If you put S equal to 1 over here, it means air voids will be 0. तो यहाँ पे मैंने देखो air voids नहीं रखा हुआ है, और अगर मैं air voids भी रख रहा हूँ इसका मतलब वहाँ पे saturation मैंने हटा रखी है। So either you can go with this formula or you can go with that formula to find the gamma D max. ये गामा डी मैक्स अचीव हो रहा है एक पर्टिकुलर सैचुरेशन पे। हम क्या चाहते हैं, व्हाट इज ओरिजिनल गामा डी मैक्स, व्हाट इज द ओरिजिनल गामा डी मैक्स? ओरिजिनल गामा डी मैक्स मस्ट बी जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू इनटू जी। इट मींस हम चाहते हैं कि एस भी क्या हो, 1 हो, और माइनस ईटा ए जो है, ईटा ए भी क्या हो, 0 हो। मतलब कि ना तो कोई हवा हो और फुल्ली क्या हो जाए, सैचुरेट हो जाए। बिकॉज इफ नो एयर इज देयर इट मींस इट्स ओनली फुल्ली सैचुरेटेड, दैट इज ओनली द कंडीशन लेफ्ट, दैट इज ओनली द कंडीशन लेफ्ट। क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी वांट। तो ये अपना ओरिजिनल गामा डी मैक्स है जो कि थ्योरेटिकली आता है। दैट इज ओनली थ्योरेटिकल पॉसिबल दैट एट फुल कॉम्पैक्शन वी विल अचीव 100% सैचुरेशन एंड वी विल अचीव 0 एयर वोइड्स। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्यों नहीं है
practically possible because you are putting the number of hammers over the soil under the mold. Now once the hammer will be lift up, the air will enter into the soil, especially in case of clay, because clay is very high compressible soil, very high compressible soil. It contains volume of oil, typical volume of oil. So जैसे आपका हैमर लिफ्ट होगा उतने में तो एयर आ जाएगी. प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या है? प्रैक्टिकली इफ यू allow a roller over a road, so जैसे ही रोलर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे छूटा, उधर पीछे वाला सॉइल वापस से लूज हो गया. So it's never ever possible to get the full compaction at which S equal to 1 and eta will become to 0. This is what gamma D max I am getting, but actual gamma D max is existing somewhere here. Actual gamma D max is existing somewhere here. This is my gamma D max, this is actual gamma D max. That gamma D max is actually showing you what? S equal to 1 and 100%, S equal to 1 and 0% air voids. But my gamma D max never going to give me the 100% saturation, because at 85 to 95% saturation only I have to satisfy. कितना भी कर लो वो नहीं आएगा. So this line, this imaginary line which is going through this, which is going from here, that is known as zero air void line, which is parallel to this. This is known as zero air void line. This line is known as what? Zero air void line. Our purpose, हमारा पर्पस क्या रहेगा? पर्पस ये रहेगा कि इस एयर वॉइड लाइन को हम जितना ज्यादा गैप कम कर सके उतना ही बढ़िया. जितना गैप कम कर सके उतना ही बढ़िया है. जितना ये गैप कम कर सकोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना ही आपके लिए फायदेमंद है. सो दिस इज व्हाट अवर जीरो एयर वॉइड लाइन और 100% सैचुरेशन लाइन. इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, अदरवाइज आप ओवरलैप करवा दोगे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट अवर जीरो एयर वॉइड लाइन, or I can say 100% saturation line. Zero air void line and 100% saturation line. मतलब हमारा पर्पस क्या? हमारा पर्पस है इस कर्व को अचीव करना. ऐसे ऐसे पकड़ो ना इसको. इस कर्व को अचीव करना मतलब हम तो चाहते हैं कि ऐसा कर्व आए, हम तो चाहते हैं कि ऐसा कर्व आए, इस तरह वाला ये करवाना चाहिए. मैं इसको उससे मरा के दिखा देता हूं आपको. ये करवाना चाहिए. दिस इज व्हाट थ्योरेटिकल कर्व शुड अचीव. ये थ्योरेटिकल कर्व आना चाहिए. दिस इज व्हाट आई वांट कि ये इस लाइन को पकड़ ले एंड दिस गामा डी मैक्स शुड अकर. वो आता नहीं कभी भी प्रैक्टिकल, बिकॉज़ वंस यू लिफ्ट द हैमर द एयर विल गो इनसाइड. चाहे कोई भी हो. सैंड में तो फिर भी आप सैचुरेशन पे 95% सैचुरेशन पहुंच जाओगे, बिकॉज सैंड में वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम है, बट क्ले में तो पूछो ही मत. इज दैट क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है आपकी? यहां तक की बात क्लियर है? चलो लिखिए, लिखिए द पॉइंट. द पॉइंट इज at optimum moisture content, at optimum चलो ऐसा लिखो सर, मेरी बात सुनो. ऐसा लिखो, the above curve shown is known as compaction curve. Above curve shown is compaction curve. Above curve shown is compaction curve in which it can be observed that initially once we increase the water content,
initially as water content increases, gamma d value increases, gamma d value increases. After reaching a particular value of small w water content, after reaching a particular value of small w water content, it starts dropping. It starts dropping. That moisture content is known as optimum moisture content. That moisture content is known as optimum moisture content. Is maximum dry density content. And the gamma d value at optimum moisture content, and the gamma d value at optimum moisture content is maximum dry density. Is maximum dry density. Next point you write. Theoretically, maximum dry density achieves. Theoretically, maximum dry density achieves when degree of saturation becomes 100% and percentage airwords becomes 0. When degree of saturation becomes 100% and percentage airwords becomes 0. But practically this situation never occurs. But practically this situation never occurs because as we lift the hammer,
because as we lift the hammer, air enters into it. Because as we lift the hammer, air enters into it. Especially in case of clay, the maximum dry density achieves at 85 to 95% at 85% of saturation. Especially in case of clay, the maximum dry density achieves at 85 to 95% at 85% of saturation. Especially in case of clay, maximum dry density achieves at 80 to 85% of saturation. At 80 to 85% of saturation. Next point. Hence a parallel line known as line of saturation, hence a parallel line known as zero air void line and 100% saturation line, hence a parallel line known as zero air void line or 100% saturation line, known as zero air void line or 100% saturation line, shows the theoretical dry density, This is what gamma D max theoretically and this is what gamma D max practically. Now we will see why it is happen. क्या होता है ऐसा, क्या हुआ ऐसा जो आपको ये एक वाटर कंटेंट पहुंचने के बाद ये वापस से कम हो गया. This has been actually reduces. तो क्या हुआ ऐसा आइए देखते हैं. So what happens, initially the soil was dry because we have taken the air dried sample. So when the soil is dry, only solid are there.